आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले हम बात करेंगे एक मेथड की, एक तरीके की, एक सलीके की, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हो सकता है आपने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए, हो सकता है आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया और आप अगले एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये सिस्टम आपकी बड़ी हेल्प करेगा। इस सिस्टम में पहले आपको समझना होगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने आज की रील में भी बात की है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में लगभग 85 टू 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। तो साइंटिस्ट के लिए या जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक न्यूरॉन को स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो वो क्या करे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खोजबीन की कि कैसे वो एक न्यूरॉन को स्टडी कर सकते हैं। तो एक न्यूरॉन मिला उनको लॉबस्टर या झींगा मछली में। इस हिसाब से हमें लॉबस्टर या झींगा मछली को थैंक यू बोलना चाहिए। लॉबस्टर या झींगा मछली रहती है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक गुफा में। दो लॉबस्टर जब आपस में लड़े, जब उन्होंने स्टडी की, दो लॉबस्टर जब आपस में लड़ते हैं तो जो हार जाता है वो उस गिल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए एक सबऑर्डिनेट ब्रेन को डेवलप करता है। उसी तरह जैसे अगर जिनके पास एक एक सिंगल न्यूरॉन है, अगर वो भी ये करते हैं तो हमारे पास तो 85 बिलियन है। तो हम भी जब हार जाते हैं या कोई काम नहीं कर पाते या आलस करते हैं या किसी काम को टालते रहते हैं, तो हम वो नहीं कर पाते हैं, ये जो सबऑर्डिनेट ब्रेन है ये डेवलप कर लेता है। हम जब भी किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो सबऑर्डिनेट ब्रेन डेवलप हो जाता है। इस सबऑर्डिनेट ब्रेन से लड़ने के लिए हमें बहुत ही सिंपल वे में जो भी टास्क कर रहे हैं, आप जो भी दिन में जो भी काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसको जहाँ तक हो सके पूरा कीजिए। जो दुनिया के टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर आप उनकी भी बात सुनोगे तो वो बोलेंगे कि अपने टास्क को कंप्लीट करो। और इसकी शुरुआत करो अपना बेड बनाने से। अपना जो भी बेड बनाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप एक विन से करो, एक टास्क को कंप्लीट करके करो। इसके बाद मैंने आपको बोला कि 25 मिनट तक पढ़ो 21 दिन के लिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 21 दिन तक एक हैबिट को रेगुलरली करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। कोई भी काम 21 दिन तक रेगुलरली करने से वो हैबिट बन जाएगी। और 25 मिनट इसलिए बोला है क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक होती है, आप सबको पता है। पोमोडोरो टेक्निक में ये कहते हैं कि 25 मिनट पढ़ने के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपकी जो रिसाइटेशन एबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड बताया है स्टार्ट करने के लिए। पहला, स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, 10,000 साल पहले जब ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब हम किस लिए स्ट्रेस लेते थे कि कोई सांप या शेर हम पे अटैक ना कर दे। तो वो अटैक करेगा उस समय हमारे जो ब्रेन है, बॉडी है, इसमें टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं। वो सारे टॉक्सिन हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में जाने से क्या होता है कि अगर शेर या स्नेक हमको बाइट करे तो उसे हमारा खून थोड़ा कड़वा लगे। तो जैसे हमें कोई चीज़ कड़वी लगती है तो हम उसको नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं और टॉक्सिन BBB यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को अटैक करते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस कर जाते हैं सारे टॉक्सिन। जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी को स्नेक बाइट कर जाए तो हम उसे कहते हैं आंखें खुली रख। जब तक आंखें खुली रहती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं होता। लेकिन जब हम जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं, अगर ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ही अभी नॉर्मल अगर किसी का ब्लड निकालूं और वो स्ट्रेस में है निकालूं तो उसमें ज़्यादा टॉक्सिन होंगे। हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको बिल्कुल उस जोन से बाहर निकलना है। जोन से बाहर निकलने के लिए लोग ऐसे करते हैं जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो काउंट करते हैं 5 4 3 2 1 और फिजिकली अपनी बॉडी को मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बहुत हेजिटेशन है, आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं अंदर से, आप बहुत ही नर्वस हैं, तो अगर आप ऐसे 5 4 3 2 1 और फिजिकली मूव करेंगे तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। तो इसके लिए आप अपनी जो टंग है, उसका टिप का पार्ट है, वो अपने रूफ पे यानी तालू एरिया पे टच कर लीजिए। ये फिजिकल मूवमेंट को ही काउंट करेगी आपकी बॉडी और आप अपने आप को जोन आउट करने में आपकी काफ़ी मदद होगी। नहीं, जो निम्न मतलब निचले हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है
धौलाधार, जास्कर, लद्दाख या पीर पंजाल। सो इसका सही आंसर है पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर 4। पीर पंजाल श्रेणी निम्न हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। गलित पर्वत इसी श्रेणी में आता है। निम्न हिमालय में मार्ग जो है वो है पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये श्रेणी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक फैली हुई है। हिमालय भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6, 7, 8 या 11। सो इसका सही आंसर है हिमालय भारत में 11 राज्यों से होकर गुजरता है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? शिवालिक श्रृंखला, दक्कन का पठार, वृहद हिमालय और अरावली श्रृंखला। सो ये है ऑप्शन नंबर 2 दक्कन का पठार। मेघालय क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा है। अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, धारवाड़ का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2 मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में एक पहाड़ी क्षेत्र यानी हिल स्टेशन नहीं है? ऊटी, कोडाइकनाल, मुन्नार और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिसे हम कोवई के नाम से भी जानते हैं वो एक हिल स्टेशन नहीं है। कोयम्बटूर क्या है? कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है। भारत का कौन सा भौतिक विभाजन भूमि का सूखा, गर्म और रेतीला क्षेत्र है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर पठार, उत्तर भारतीय मैदान या तटीय मैदान। सो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका आंसर होगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मैसूर के पठार को कर्नाटक पठार के भी रूप में जाना जाता है। मैसूर के पठार को कौन से कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है? दक्षिण कर्नाटक पठार, उत्तर कर्नाटक पठार या पश्चिम कर्नाटक पठार या पूर्व कर्नाटक पठार। सो इसका आंसर होगा दक्षिण। दक्षिण। मैसूर पठार को कौन से कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या पूर्व। सो मैसूर पठार को दक्षिण, आंसर नंबर 1 दक्षिण कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है। कौन से राज्यों से पश्चिमी घाट गुजरता है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा या उपरोक्त सभी। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4 उपरोक्त सभी। डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या गोवा में। ये तो आपको पता होगा आंसर नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? निम्न हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या वृहद हिमालय। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। आज हम पढ़ेंगे लोकप्रिय उपनाम। लोकप्रिय उपनामों में हम पहले शुरू करेंगे महात्मा गांधी जी से। सो गांधी जी का नाम उपनाम क्या था? राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो ब्लैक गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं सीमा पार अब्दुल। सो अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं हम सीमांत गांधी। इसके बाद आता है लाल, बाल और पाल। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। लाल लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी भी कहते हैं। बाल बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद पाल विपिन चंद्र पाल। अभी हमने पढ़ा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और देश बंधु चित्तरंजन दास और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी,
चाचा जी जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह जी, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उड़न परी पीटी उषा जी और निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी। आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और माता का नाम माया देवी है। याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इनका एक कोट है, ये सब मोह माया है, धन से दूर रहो। सो धन से याद रह जाएगा शुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन चल बसी। इनकी सौतेली माँ का नाम है गौतमी, प्रजापति गौतमी। उन्हीं के नाम से आप याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध, प्रजापति गौतमी से गौतम बुद्ध। अब बात आती है इनकी वाइफ की। सो इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। सो जैसे ऐसे याद रखने के लिए बोल सकते हैं, ये वाइफ को हमेशा यश बोलते थे, तो यशोधरा। पुत्र का नाम, जैसे शाहरुख खान की हर पिक्चर में होता है, नाम तो सुना होगा, राहुल। सो इनके पुत्र का नाम था